जय हिंद बच्चों आज से हम स्टार्टिंग करते हैं मानव शरीर के तंत्रों के बारे में। तो मानव शरीर के तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे आज से हम। मानव शरीर में जो तंत्र होते हैं लगभग हमें 8 तंत्रों के बारे में स्टडी करनी है, जिसमें से पहला तंत्र है आपका पाचन तंत्र, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दूसरा है बच्चों आपका परिसंचरण तंत्र, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तीसरा है आपका लसिका परिसंचरण तंत्र, जिसको हम लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। चौथा है आपका उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। पांचवा आपका तंत्रिका तंत्र, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। छठवां आपका कंकाल तंत्र, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। सातवां है आपका अंतःस्रावी तंत्र, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और आठवां है बच्चों श्वसन तंत्र, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से हमें टोटल ये 8 जो तंत्र दे रखे हैं इनके बारे में स्टडी करनी है। एक एक तंत्र को हम लेंगे और एक एक तंत्र की हम डीप में स्टडी कराएंगे। जैसे हमने सबसे पहले एक तंत्र लिया है पाचन तंत्र, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चलो बच्चों, तो हम स्टार्टिंग करते हैं पाचन तंत्र, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पाचन तंत्र जो है इसकी ओरिजिन क्या है। ओरिजिन का मतलब होता है बेटा उत्पत्ति। तो पाचन तंत्र की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है और कौन सी सेल से इसको बनाया गया है, या इसका निर्माण कौन सी सेलों से हुआ है। तो बेटा इसका निर्माण 2 सेलों से हुआ है। एक तो एक्टोडर्म सेल होती है, दूसरी होती है एंडोडर्म सेल। तो ये 2 सेलों से मिलकर बना होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेल। तो हम बोल सकते हैं कि पाचन तंत्र की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो कैसी ओरिजिन है बेटा, एक्टो एंडोडर्म ओरिजिन है। अब बात करते हैं बेटा एक्टो एंडोडर्म जो सेल हैं ये किस तरीके से पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो बच्चों आप जानते हो कि मेल के अंदर बेटा स्पर्म पाए जाते हैं, स्पर्म सेल्स होती हैं, और फीमेल के अंदर ओवा सेल्स होती हैं। जब ओवा सेल और स्पर्म सेल आपस में फ्यूज करती हैं, संलयन करती हैं, तो इनसे निर्माण होता है बच्चों जाइगोट का। एक जाइगोट सेल्स का निर्माण होता है, और जाइगोट सेल्स जो है, जाइगोट सेल जो है ये निर्माण करती है एम्ब्रियो या भ्रूण का। तो जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण में 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। 3 टाइप्स की सेल्स कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। सबसे पहले जो बेटा सेल्स होती है एक्टोडर्म सेल्स होती है। दूसरी सेल्स बेटा जो होती है वो मेसोडर्म सेल्स होती है, और तीसरी सेल्स जो होती है वो होती है आपकी एंडोडर्म सेल। जैसे कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये बेटा आपकी एक्टोडर्म सेल है, ये आपकी मेसोडर्म सेल है, ये आपकी बेटा एंडोडर्म सेल है। तो इस भ्रूण के निर्माण में 3 टाइप्स की सेल्स बनती हैं। सबसे पहले जो सेल्स बहुत फास्टली घूमती है, जो एम्ब्रियो में जो सेल बहुत फास्टली घूमती है उसको हम एक्टोडर्म सेल कहते हैं। जो सेल्स एक्टोडर्म से थोड़ी सी मीडियम स्पीड से घूमती है उसको हम मेसोडर्म सेल कहते हैं। और जो एम्ब्रियो में सेल जो है ऑर्गन्स बनाने के लिए बहुत स्लो घूमती है उसको हम एंडोडर्म सेल कहते हैं। तो जो एम्ब्रियो के अंदर जो एक्टोडर्म सेल है और एंडोडर्म सेल है, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेल जो है ये हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब बेटा जो पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र किस तरीके से काम करता है और कौन कौन से पार्ट्स एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो शरीर के वे पार्ट्स जो भोजन ग्रहण करने, पचाने तथा पचित भोजन को अवशोषित करने और अपचित भोजन को बाहर निकालने से संबंधित होते हैं, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि जैसे पाचन तंत्र का निर्माण किस तरीके से होता है और पाचन तंत्र कौन कौन से ऑर्गन्स बनाते हैं। तो हमने बोला कि वे पार्ट्स या वे अंग जो भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करने के बाद कुछ अंग ऐसे होते हैं जो भोजन का पाचन कराते हैं। पाचन होने के बाद जो पचित भोजन है, पचित भोजन का एब्जॉर्प्शन कराने में जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं,
कुछ ऑर्गन्स बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जो आपका मल बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है पचने के बाद, उस मल को बाहर परित्याग कराते हैं। तो वह सारे अंग मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और उस सिस्टम को पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे कि भोजन इंजेशन में या भोजन ग्रहण करने में कौन कौन से पार्ट्स काम आते हैं। जैसे बच्चों आप खाना खाते हो तो आप टीथ के द्वारा उसको मैस्टिकेशन करते हो, टंग के द्वारा आप उसको उसमें सेलेवा मिक्स करते हो, सेलेवरी ग्लैंड्स उसमें शामिल हो जाती हैं, फिर आप उसको निगलते हो। तो जो टीथ है, टंग है, सेलेवरी ग्लैंड है, ये भोजन को इंजेशन कराने में, भोजन को ग्रहण करने में पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद चलें तो पाचन में और भी अंग सहायक होते हैं, जैसे कि आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये भोजन को पाचन में हेल्प करती है। पाचन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण होता है और अवशोषण होने के बाद जो पचित भोजन है वो आपका ब्लड में एब्जॉर्प्शन के द्वारा पहुंच जाता है और ब्लड से वह भोजन जैसे ग्लूकोज है, आपका एमिनो एसिड है, फैट है, ये सारी चीज़ें पचने के बाद ब्लड के द्वारा बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न सेल्सों के अंदर पहुंचा दी जाती है। बाकी जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में इनडाइजेस्टिव भोजन, जो अपचय भोजन है वह बचा हुआ है, उस भोजन को आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से जाके वो फाइनली जो फीकल बन जाता है और फीकल आपका रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ से रेक्टम से एनल कैनाल से एनस पोर के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल वो आउट कर दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक बॉडी पार्ट से या एक अंग से नहीं बना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे ऑर्गन्स एक मिलके काम करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि शरीर के वे पार्ट्स जो भोजन को ग्रहण कराते हैं, तो कुछ पार्ट्स तो भोजन को ग्रहण कराते हैं, ग्रहण करने के बाद उन भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के बाद जो पचित भोजन है उसका ब्लड में अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपचय भोजन बचता है, अपचय भोजन जिसका डाइजेशन नहीं हो सकता, जो वेस्ट मटेरियल है, जो मल है, उसको इस लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से उसको रेक्टम में भेजा जाता है और रेक्टम से उसको एनल कैनाल और एनएस पोर के द्वारा आउट कर दिया जाता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब आगे देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो एलिमेंट्री कैनल इसमें शामिल होती है और इसमें आती है सम असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसको हम गट भी कहते हैं और हिंदी में इसको हम आहार नाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है 32 फीट होती है और मीटर में लगभग 9 मीटर की होती है एलिमेंट्री कैनाल। अब सम असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड या ऑर्गन्स इसमें आते हैं जो कि पाचन में या डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। सम असेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, जैसे कि आपकी सेलेवरी ग्लैंड है, स्टमक के अंदर उपस्थित गैस्ट्रिक ग्लैंड है, आपकी लीवर एक मिक्स्ड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उपस्थित स्मॉल इंटेस्टाइन की भी ग्लैंड होती है जो कि पाचन में सहायक होती है। अब इसमें बेटा एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल या इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम हिंदी में आहार नाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल किसकी बनी होती है? तो एलिमेंट्री कैनाल मांसपेशियों की बनी हुई एक कुंडलित नलिका होती है। तो मसल्स की बनी हुई कुंडलित नलिका है जिसको हम बोल सकते हैं मस्कुलर एंड कॉइल्ड ट्यूब। और एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से लेके एनस तक इसकी लेंथ होती है और माउथ से लेके इसकी एनस की लेंथ कितनी होती है? एनस तक लेंथ लगभग 9 मीटर होती है और फिट में लगभग 32 फीट की होती है। ये माउथ से लेके एनस तक फैली हुई है एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स शामिल होते हैं? तो इसमें सबसे पहला पार्ट्स होता है मुख गुहा, जिसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। दूसरा पार्ट इसमें शामिल होता है ग्रसनी, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। इसके बाद इसमें अगला पार्ट शामिल होता है ग्रास नली, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। इसके बाद इसमें अगला पार्ट है अमाशय, जिसको हम स्टमक कहते हैं। इसके बाद इसमें अगला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है।
स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट से मिलकर बनी है। कौन कौन से पार्ट्स हैं बच्चों? पहला है डुडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है सीकम, दूसरा पार्ट्स होता है कोलन और तीसरा पार्ट होता है इसका रेक्टम। रेक्टम जाके ओपन होता है एनल कैनाल में और एनल कैनाल ओपन होती है एनस में। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब डायग्राम के अनुसार हम पाचन तंत्र को समझते हैं कि पाचन तंत्र किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये हमारा ओरल कैविटी होता है जिसको हम हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। ओरल कैविटी में आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है और सैलिवरी ग्लैंड होती है। जब आप फूड को मेस्टिकेट करते हो टीथ के द्वारा और टंग उसमें जो खाना चबाते हो तो जो सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी निकलती है, सैलिवरी जूस निकलता है, वो खाने में मिक्स हो जाता है। खाना सैलिवरी जूस के द्वारा मिक्स होने के बाद आगे चलता है और आगे पहुंचता है फेरिंग्स पार्ट में। फेरिंग्स पार्ट बेटा उसे कहते हैं जो खाने का और ऑक्सीजन एंड CO2 का कॉमन रास्ता होता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है और यहाँ से होते हुए फेरिंग्स में पहुँचती है और फेरिंग्स से ऑक्सीजन जाके आपकी ट्रैकिया में एंटर कर जाती है और ट्रैकिया से होते हुए आपके लेफ्ट और राइट लंग्स होते हैं, लंग्स में ट्रांसफर हो जाती है। तो उस समय एपिग्लोटस क्या करता है, जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो रेस्पिरेशन में CO2 तो आपकी फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में प्रवेश कर जाती है, परंतु उस समय जो एपिग्लोटस है वो आपकी ईसोफेगस नली को बंद रखता है। जब आप भोजन को निगलते हो उसी टाइम उसी समय जो एपिग्लोटस है यहाँ से ओपन होता है और ओपन होने के बाद आपकी जो ट्रैकिया है इसको बंद कर देता है और भोजन निगलते समय जो युवला है, युवला आपकी जो नोज से यूस्टेकियन डक्ट जो ओपन होती है उसको बंद कर देता है। तो युवला से तो आपकी ये डक्ट बंद हो जाती है और एपिग्लोटस से आपकी ट्रैकिया बंद हो जाती है। तो भोजन जो है वो खिसक के ईसोफेगस में पहुंच जाता है। तो बच्चों हमने समझा कि ओरल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं, आपकी टंग प्रेजेंट होती है और सैलिवरी ग्लैंड होती है। टीथ के द्वारा भोजन को मेस्टिकेट करते हो, महीन करते हो और सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उसके द्वारा सैलिवरी जूस निकलता है और वो खाने में मिक्स हो जाता है। तो सैलिवरी जूस के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है सबसे पहले ओरल कैविटी में। यहाँ 30% ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स का 30% पाचन होने के बाद ये खाना आगे फेरिंग्स में पहुँचता है। जैसे ही खाना फेरिंग्स में पहुँचता है उसी समय सेकंड विद सेकंड एपिग्लोटस यहाँ से ईसोफेगस डक्ट को ओपन कर देता है और ट्रैकिया को बंद कर देता है। युवला इधर यूस्टेकियन पोर को बंद कर देता है और खाना जो है आपका ईसोफेगस में एंटर कर जाता है। खाना जैसे ईसोफेगस में एंटर करता है तो ईसोफेगस में खाना जो है वो आगे चलता है। खाना आगे चलने के बाद एक वाल्व होता है जो ईसोफेगस और ये आपका है स्टमक। तो स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं मस्कुलर स्फिंक्टर। जैसे ही भोजन ईसोफेगस में पहुंचता है, ईसोफेगस में पहुंचने के बाद जैसे ही मस्कुलर स्फिंक्टर से टच करता है तुरंत मस्कुलर वाल्व जो है, मस्कुलर स्फिंक्टर वाल्व है, ये ओपन हो जाता है और इसके ओपन होने से खाना जो है आपका स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है और गैस्ट्रिक जूस खाने में आए हुए प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो खाने में आई हुई प्रोटीन्स गैस्ट्रिक जूस के द्वारा डाइजेस्ट हो जाती है। इसके बाद ये खाना स्टमक से आगे चलता है। जैसे स्टमक आगे चलता है तो डुडेनम ये पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम और ये स्टमक का पार्ट होता है। तो स्टमक का पार्ट और डुडेनम पार्ट के बीच में भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये पार्ट स्टमक का पाइलोरिक पार्ट होता है। तो स्टमक में भी 3 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक, फंडस और कार्डिक पार्ट। तो पाइलोरिक और डुडेनम के बीच में जो स्फिंक्टर पाया जाता है, जो वाल्व पाया जाता है, उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं।
जैसे ही खाना यहाँ पहुँचता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर से टच होता है, तुरंत पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ से ओपन हो जाता है और खाना आपका डुडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम वाले पार्ट में एंटर कर जाता है। अब आप डुडेनम पार्ट में देख रहे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 पार्ट से मिलकर बनी है। आपका जो यू आकार का, जो यू शेप का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम डुडेनम बोलते हैं। इससे आगे के पार्ट को हम जेजुनम बोलते हैं और इससे आगे के पार्ट को हम इलियम कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट से निर्माण हुआ है। पहला आपका है डुडेनम, ये पार्ट जो दिखाया है डुडेनम पार्ट है। डुडेनम के बाद आपका जेजुनम पार्ट है और जेजुनम के बाद आपका इलियम पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट से निर्माण होता है। नंबर 1 बेटा आपका है डुडेनम, दूसरा है आपका जेजुनम और तीसरा है आपका इलियम। ये तीनों पार्ट्स मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक जो कुंडलितनुमा संरचना है, जो कॉइल्ड पार्ट है, ये कॉइल्ड पार्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। अब खाना जब डुडेनम वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम वाले पार्ट में पहुंचता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट साइड में लीवर होता है। लीवर में भी 2 लोब्स पाए जाते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो आप देख रहे हो कि राइट लोब के अंदर एक संरचना दिखाई दे रही है आपको। इस संरचना को बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। और गॉल ब्लैडर जो है लीवर डक्ट के द्वारा आगे चलती है। गॉल ब्लैडर लीवर डक्ट में ओपन होता है और लीवर डक्ट जो डुडेनम वाली पार्ट की जो डक्ट है, इसके पीछे से होके आती है और यह जाके जुड़ जाती है आपकी, ये पेनक्रियाज पार्ट है, पेनक्रियाज डक्ट से जुड़ जाती है। तो ये तो लीवर डक्ट है और ये पेनक्रियाज डक्ट है। दोनों डक्ट जुड़ के एक कॉमन डक्ट बनाती हैं और कॉमन डक्ट है एम्पुला पोर के द्वारा। एम्पुला एक छिद्र होता है, पोर होता है, तो एम्पुला के द्वारा ये डुडेनम में जाके ओपन हो जाती है। और ये आपका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम पेनक्रियाज या अग्न्याशय कहते हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों गॉल ब्लैडर से, क्योंकि हम जानते हैं कि लीवर से एक जूस निकलता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, और बाइल जूस निकल के गॉल ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाता है, गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है। गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस लीवर डक्ट से होते हुए आगे चलता है और एम्पुला पोर के द्वारा यहाँ पर जो फूड आया हुआ है, इस फूड में जाके मिक्स हो जाता है। अब गॉल ब्लैडर जूस, वो गॉल ब्लैडर जो है इसके द्वारा बाइल जूस सिक्रीट होता है। अब बाइल जूस सिक्रीट होने के बाद खाने में फिर निकलता है बेटा पेनक्रियाज। ये आप संरचना देख रहे हो, इसको पेनक्रियाज कहते हैं और पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। इसको सिक्रीट होने के बाद आपका पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है और पेनक्रियाटिक जूस भी खाने में जाके मिक्स हो जाता है। तो बाइल जूस है वो खाने को, अम्लीय खाने को क्षारी बना देता है, क्योंकि जो स्टमक है इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलता है और गैस्ट्रिक जूस होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय गैस्ट्रिक जूस में जो खाना मिक्स हुआ है वो अम्लीय खाना होता है और अम्लीय खाना भोजन जो होता है वो आगे जब डुडेनम में प्रवेश करता है, यहाँ पर सबसे पहले बाइल जूस सिक्रीट होता है। बाइल जूस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है और उसके बाद आपका पेनक्रियास एक्टिव होता है। पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा आगे जो बाइल जूस है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है वो आगे चलता है और एम्पुला पोर के द्वारा आपके फूड में मिक्स हो जाता है। इसके बाद खाने में प्रोटीन्स का पाचन, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन और फैट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पेनक्रियास जो है इससे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स तीनों को पचाने वाले एंजाइम्स निकलते हैं। इसके बाद खाना आगे पहुंचता है तो ये पहुंचता है जेजुनम, परंतु डुडेनम वाले पार्ट में ही, डुडेनम और जेजुनम वाले पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा भी इस भोजन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा भी केमिकल निकलता है, एंजाइम्स निकलता है, जिसको हम सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं और पूर्णतः आपका जेजुनम तक कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और जेजुनम में ही, जेजुनम और इलियम के बीच कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद जो खाना है वो आगे खिसकता हुआ चलता है, फिर ये पहुंचता है खाना आपका इलियम पार्ट्स में। तो अपचय भोजन, जो पचय भोजन होता है वो तो यही आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम वाला पार्ट है यहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अपचय भोजन होता है वो आपका पहुँचता है इलियम वाले पार्ट में। तो अपचय भोजन में कुछ नहीं, थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ मिनरल्स रह जाते हैं, कुछ वाटर रहता है, और ये अपचय भोजन आगे पहुँचता है सीकम वाले पार्ट में। तो सीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सीकम,
अगला जो पार्ट है जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है ये होता है आपका कोलोन, और ये रेड कलर से जो मैंने पार्ट दिखाया है इसको बोलते हैं रेक्टम। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी है। एक तो आपकी सीकम से बनी है, एक आपकी कॉलन है, ये पूरी कॉलन पार्ट से बनी है, और एक इसमें होता है रेक्टम। रेक्टम के बाद जो बाकी पार्ट होता है ये एनल कैनाल होता है। इसके बाद बाकी जो पोर होता है इसको हम एनस या गुदा कहते हैं। तो जो भोजन आपका इलियम में आया है अपचय भोजन है, इसमें कुछ मात्रा में वाटर है और कुछ मिनरल्स हैं। ये जब भोजन पहुंचता है सीकम में, सीकम में पहुंचने के बाद यह भोजन पहुंचता है कोलोन, कोलोन से होता हुआ ये भोजन पहुंचता है आपका रेक्टम में, और रेक्टम में जाके ये इकट्ठा हो जाता है। और बड़ी जो आपका कोलोन है इसमें जो वाटर होता है वेस्ट मटेरियल के अंदर वो आपका कोलोन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बेटा हम बात ये आती है कि हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेके जो इलियोसिकल वाल्व है यहाँ तक की टोटल लेंथ लगभग 6 मीटर होती है। और जो आप लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हो सीकम, कोलोन और रेक्टम, जो ये 3 पार्ट आते हैं, इसकी लंबाई लगभग होती है 1 से 1.5 मीटर। परंतु कहने का मतलब मेरा यह है कि जब हम लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम है, परंतु हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो इसकी लंबाई ज़्यादा है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और जिसकी लंबाई कम है उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये किस आधार पर कहते हैं? ये बच्चों कहते हैं डायमीटर के आधार पर, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो कम है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो अधिक है। तो व्यास अधिक होने की वजह से हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और व्यास कम होने की वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, तो ये तो इलियम नली है, ये आपका सीकम है। तो इलियम और सीकम के बीच में भी एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। जैसे ही खाना इलियम में पहुंचता है, आगे जब इलियम में चलता है, जैसे ही खाना इलियोसिकल वाल्व के पास पहुंचता है तुरंत इलियोसिकल वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है और खाना आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका पहुंच जाता है सीकम में। सीकम से ये वेस्ट मटेरियल पहुंचता है कोलोन में, कोलोन से ये चलता है आगे, आगे जाके ये रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, और रेक्टम से ये आगे चलता है एनल कैनाल, और एनस पोर द्वारा जो मल है ये आउट हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे बेटा जो एक पार्ट्स और है, जो मैंने वेस्टिजियल ऑर्गन है जो दे रखा है सीकम के पास। आपने देखा कि ये सीकम है, सीकम से एक वेस्टिजियल ऑर्गन अटैच है जिसको हम बोलते हैं बर्मीफोर अपेंडिक्स। तो बर्मीफोर अपेंडिक्स का ह्यूमंस के अंदर कोई काम नहीं होता क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन है, परंतु जो हमारे पूर्वज हैं या जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उसके अंदर बर्मीफोर अपेंडिक्स एक्टिव होता है और इसके अंदर भोजन का पाचन होता है। इसमें भोजन के पाचन में सेलुलोज का डाइजेशन होता है, परंतु हम लोग हैं वो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो बर्मीफोर अपेंडिक्स है ये इनएक्टिव पार्ट्स है। तो बेटा आपको मैंने पूरे डायग्राम के द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम समझाने की कोशिश की है। आप इस डायग्राम को बना सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद बेटा।